हमारा आंदोलन पूरे भारत में एक महायज्ञ है, महायज्ञ है। इसमें बीवी का होना बहुत जरूरी है। इसके दो कारण और भी हैं। एक तो हमारी संख्या ज़्यादा दिखेगी, सरकार की तरफ से भी महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और दूसरी बात, हम अगर कल को हमको कुछ हो जाता है तो हमारे पत्नी को मालूम होना चाहिए कि अब किसको फोन करेंगे, गुंडप्पा जी को करेंगे या आदिवासी जी को करेंगे, क्योंकि पेंशन 10-10 साल नहीं मिलती। आदमी मर गया, पेपर हो गया तो पेंशन 10-10 साल तक नहीं मिलती। बहुत बेकार परिस्थिति है। और अभी 1,000 रुपये पेंशन के लिए इतना भटकना पड़ता है। जब 7,500 महीने लगता होगा तो कितनी अड़चन तैयार होगी। बराबर की झूठ है। बीवी को मालूम होना चाहिए कि मुझे पेंशन मेरे हस्बैंड के मरने के बाद कैसी मिलेगी। से आपके पुरुषार्थ से, आपके पराक्रम से आपका काम जल्दी से जल्दी होगा और जरूर होगा। हमने कई आंदोलन किए, हमने रास्ते रोके, हमने मुंडन आंदोलन किया, हमने ईपीएफओ की अर्थी निकाली, अर्धनग्न आंदोलन किया, उपवास सत्याग्रह किया। बुल्ढाना में पिछले 6 सालों से पूरे हो गए 6 साल, 7वां साल चल रहा है। दिन रात 100 लोग 50 लोग अनशन मंडप में बैठते हैं, सत्याग्रह मंडप में बैठते हैं और हम सब के लिए वो वहां पर एक धुनी जमा के रखे हैं। धुनी समझते हैं? बाबा जी के मठ में धुनी होती है, वैसे हमारी धुनी वहां जमी है। तो ये हमारा आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, उसका फलसफा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार चर्चा के लिए बुलाया। देश का सर्वोच्च नेता हमारी संगठन को, गरीबों के संगठन को, बूढ़े लोगों के संगठन को चर्चा के लिए 2 बार बुलाया। जब चर्चा के लिए बुलाए तो उन्होंने कहा ये काम अच्छा है, ये काम होना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका काम करूंगा। जब हम दूसरी बार मिले तो उन्होंने कहा मुझे आपका काम याद है, मैं काम कर रहा हूं। तो हमने बोला सर कितना टाइम लगा है? हमने हाथ जोड़े, हमने बोला आपने बोला है इतने बड़े नेता ने, फिर काम क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा इसमें बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक अड़चनें होती है, ये पैसों का विषय है और कम पैसों का विषय नहीं है। तो जब वो अड़चनें दूर होंगी तो मैं खुद ही इस कार्यक्रम को अंजाम दूंगा। उसके बाद हमें वित्त मंत्री ने 2 बार बुलाया, निर्मला सीतारामन जी, अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री, कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, अनाकाश मंत्री, उन्होंने 2 बार बुलाया, चर्चा की। दूसरी बार की चर्चा में उन्होंने एक विषय समझ लिया, उन्होंने एक विषय समझ लिया और दोनों बार उन्होंने अच्छी बात की। दूसरी बार पहले वो बोल रहे थे ये सेल्फ फंडेड स्कीम है, हम इसको पैसा नहीं देंगे, लेकिन दूसरी बार जब उनको हमने समझाया कि भारत सरकार श्रमयोगी मानधन योजना को 100% ग्रांट देती है, भारत सरकार यूनाइटेड नेशन स्कीम को 18.5 देती है और हमें पेंशन के लिए 1 पैसा भी नहीं देती, 1.16 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के। तो हमने कहा मैडम हम क्या आपके सौतेले बच्चे हैं क्या? हम आपके स्टेट चिल्ड्रन हैं क्या भारत सरकार के? आपको ये भेदभाव करके नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो हमने ये कमेंट किया है कि भारत सरकार ने 8.33 जितना हम देते हैं उतना भारत सरकार ने भी देना चाहिए। मैडम ने प्रिंसिपली मैडम एग्री हो गई। अभी क्या होता है हमको मालूम नहीं, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। उसके बाद 4 लेबर मिनिस्टर बदले
हमने कम से कम 22-25 बार उनसे मीटिंग देखी है चारों से, और फाइनली अभी मनसुख मांडविया जी से हमारी 4-5 मीटिंग हुई। तो 20 तारीख को जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आदरणीय नकुल साहब भी थे, हमारे महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी थे, हमारे मुख्य सलाहकार एन पाटिल जी थे, और हमारे राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर जी थे। उस मीटिंग में हमने उनको प्रेजेंटेशन किया। उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, मैंने इतना सुंदर और स्टडीड प्रेजेंटेशन नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा कि आपके विचार, आपके संगठन के विचार हमको बहुत अच्छे लगे। हमने प्रेजेंटेशन में आपको बता देता हूं, भाषा समझ में आ रही है? पक्का? हमने उनको ये बताया कि आपके पास कितना पैसा है, विथ प्रूफ, सबूत के साथ आपके पास इतना पैसा है, ये पैसे का साल में इतना ब्याज आता है, ये ब्याज में से आप हमें कितना देते हो? एक रोटी में से हमको 1/4 रोटी देते हो, 3/4 अपन खाते नहीं, रखते हो अपने पास। तो ये इतना पैसा है, इतना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में से हमको कितना मिलता है, कितना बचा के फंड में डालते हैं। हर साल आपके फंड में जो 7.5 करोड़ लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसका कितना पैसा आता है, दोनों का मिला के जो आज उनका कॉर्पस है और वो है, उसका मिला के कितना ब्याज आता है, ये सारी चीजें उनको गिन के बताई। उधर सीपीएफसी बड़े आईएएस अधिकारी होते, श्रम मंत्रालय के बड़े बड़े आईएएस अधिकारी थे, सीपीएफसी के बड़े लोग थे, लेकिन किसी को हमारे प्रेजेंटेशन पे ऑब्जेक्शन लेने को नहीं मिला, क्योंकि ये संगठन में आप जैसे हीरे हैं, आप जैसे डायमंड है, बड़े बड़े क्षेत्रों में काम किए लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और वो सब ने मिलकर प्रेजेंटेशन बनाया था। हमने तो सिर्फ प्रेजेंट करने का काम किया है। उसके बाद उनको हमने बताया कि ये 36 लाख 36 लाख समझ में आता है? कन्नड़ में लाख में ना, 36 लक्ष 60 सावर सावे 36 लाख 60 सावे 60 सावे, इतने लोगों को 1000 से कम पेंशन मिलता है। और पूरे भारत का एवरेज ले लो तो वो 1171 रुपया, 1171 ओनली को बताया। और हमने उनको कहा कि दो इंसान को जीने लायक पेंशन अगर आपको देनी है तो आपको 7,500 और महंगाई भत्ता देना पड़ेगा। कंफ्यूजन ये है कि ये हायर पेंशन क्या है, बराबर है? क्या लेना चाहिए, कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, मैं बता देता हूँ। मिनिमम पेंशन मीन्स 7,500 महंगाई भत्ता, जिसको 1,000 या कम मिलते हैं उनको 7,500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। ये हमारा प्रपोजल है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी आज की पेंशन है उसमें 6,500 और महंगाई भत्ता जोड़ना है। अगर मेरी पेंशन 1200 है तो प्लस 6,500 महंगाई भत्ता, मेरी पेंशन 1800 है तो 6,500 प्लस महंगाई भत्ता, मेरी पेंशन 700 है तो भी 6,500 प्लस महंगाई भत्ता। यह हो गया मिनिमम पेंशन। मिनिमम पेंशन में आपको एक पैसा भी भरने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए संगठन काम कर रहा है, आपके खाते में अपने आप जब ग्रांट होता है, जब प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी जब मान्यता देंगे तो वो आपको मिलेगा। बराबर? समझ में आया? पैसों की बात है, समझ में आनी चाहिए। हम बहुत सारे लोग हमने से ऐसे हैं, इंक्लूडिंग मी, कि पैसों की बात समझते नहीं है, इससे थोड़े पीछे है। बराबर है? जीवन में पैसों की बात समझ में आनी चाहिए। तो ये हुई एक बात।
हायर पेंशन में ये है कि आपको जब से सर्विस की है तब से आपको पगार कितना था। हम तो सीलिंग पे पैसा कटता है, पूरे पगार पे कटता नहीं है। तो सीलिंग और पगार सैलरी में से जितना डिफरेंस है उसका 8.33 विद क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मतलब किसी को 12 लाख भरना पड़ेगा, किसी को 15 लाख भरना पड़ेगा, किसी को 20 लाख भरना पड़ेगा। क्या उसकी परिस्थिति है सैलरी उस हिसाब से। वो पैसा भरने के बाद आपको पेंशन मिलेगी, वो फिक्स रहेगी, उसको डीए नहीं है। नरगुल साहब ने बताया, मैंने सुना, उसको डीए नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाता हूँ। दैट डे हम वारंगल में थे, वारंगल में हमें फोन आया रायचूर से मिस्टर चोपड़े। उन्होंने बोला सर मुझे हायर पेंशन ग्रांट हो गई। मैंने बोला कितनी मिल रही आपको? बोले 22,000। मैंने बोला कितना पैसा भरा? बोले 12 लाख। ईपीएफओ में जो 12 लाख उन्होंने भरा वो वापिस नहीं मिलेगा, बराबर। पैसे 10,000 हो रही है, मिनिमम पेंशन आपकी 10,000 होगी, तो 10 अधिक 12 कितना हो गए? 22 मिल जाता उनको, और वो 12 लाख सुरक्षित रहेगा, तो वापिस नहीं मिलता। करेक्ट? समझ में आया भाई? तो ये इसलिए हायर पेंशन के मामले में। और दूसरी बात, हायर पेंशन मैंने ली, मेरा कोई भगवान से कॉन्ट्रैक्ट देगा अगले 10 साल मत ले जाना है क्या? किसी का कॉन्ट्रैक्ट है भाई ऊपर एवरेज के साथ डिले करके आना? ऐसा नहीं होता है, एवरेज नहीं देता है। अगर मैंने किया और 2-4 महीने में गुजर गया, मेरे पैसे भी गए और मेरी पेंशन भी गई, खराब नहीं क्यों? फिर बीवी को आगे रहेंगे और बच्चे क्या बोलेंगे? चला बाप ने जिंदगी भर कुछ कमाया तो नहीं, जाते जाते 12 लाख रुपए डुबा के, बराबर ही नहीं जुटे। समझ में आई बात? तो बच्चों का भी सोचना है, और इसके लिए हायर पेंशन जब भी विषय आता है ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, वो फायदे में रहेगा कि नुकसान में रहेगा, बराबर। सबके लिए एक रूल नहीं हो सकता है, इसलिए आपको अपना जब बारी आएगी तो अपने लिए सोचना है। समझ में आई? तो ये है, इसलिए आप कृपा करके हायर पेंशन जब सोचते 10 बार सोच के काम करें। मिनिमम पेंशन सबको मिलेगी, हायर पेंशन लो तो नहीं मिलेगी, मतलब तो मिलेगी। हमने गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन दिया है, करो तो दोनों ऑप्शन दो कि आपको वकालदार साहब को हायर पेंशन चाहिए कि मिनिमम पेंशन चाहिए, तो जहाँ ऑप्शन ए ऑप्शन बी दे दो, जो वो बोलेंगे उनको दे दो। ये हमने प्रपोजल रखा है जो उन्होंने एक तरीके से उनको एक्सेप्टेबल लगाया है, तो ये हुआ। दूसरी बात, मेडिकल फैसिलिटी। आयुष्मान भारत में मेडिकल फैसिलिटी शुरू होती है 70 साल उम्र के बाद, बराबर, 70 ईयर्स एंड अबव। हमने ये कंडीशन रखी है कि जो कामगार है उनके जो काम वो करते हैं वो बहुत कष्टदायक होता है, मेहनती काम होता है, इसलिए उनकी मेडिकल सुविधा 58 साल की उम्र से रिटायरमेंट के तुरंत बाद शुरू होनी चाहिए। मंत्री जी ने ये बोला कि बात आपकी बिल्कुल सही है, 58 से 70 तक 12 साल का गैप हम भर सकते हैं। ईएसआई जो है एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, उसमें हम आपको जोड़ सकते हैं 12 साल उसमें